हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का अपना टॉपिक है सर इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट, ये टॉपिक रेजोनेंस का पार्ट है। अपन ने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में, एक ऑर्थो इफेक्ट कवर किया था। ऑर्थो इफेक्ट क्या था? एक हिस्टेरिक इफेक्ट था और ऑब्जर्व कहाँ पे होता है? बेंजोइक एसिड एंड एनिलिन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन में ऑब्जर्व होता है। ठीक है, उसमें कोई भी ग्रुप्स अपने को नहीं देखना था। यहाँ पे अपने को ग्रुप्स भी देखने हैं कि सर इफेक्ट हर कहीं पे ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी कुछ जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो समझो ध्यान से। कि फर्स्ट मैं इसमें लिख सकता हूँ, सर इफेक्ट क्या होता है? एक हिस्टेरिक इफेक्ट होता है। ये भी क्या होता है कि हिस्टेरिक इफेक्ट होता है। दूसरी बात है, इसमें ऑब्जर्व्ड इन 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये कहाँ पे ऑब्जर्व होगा स्टूडेंट? 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ऑब्जर्व होगा। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं कुछ ऐसे लिखूं कि ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे एक ग्रुप, ये तीन ग्रुप लगा दिए। ठीक है, ये जी ग्रुप, ये जी ग्रुप, इस ग्रुप को मैं जी डैश बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये तीन ग्रुप लगा दिए, 1 2 3, तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेंट्स लगा दिए। यहाँ पे जो ऑब्जर्व होगा वो कौन सा होगा? सर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो देखिए होता क्या है, ये देखिए स्टूडेंट, कि इन जी और जी डैश के बीच में, इन ग्रुप्स के बीच में क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन होगा। इसके बीच में क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन होगा। स्टेरिक रिपल्सन क्यों होगा? क्योंकि दोनों ग्रुप या फिर पास पास ग्रुप है ये। ठीक है, 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा और उस रिपल्सन की वजह से क्या होगा? इस कंपाउंड की या फिर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ओके है, अब देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की इंक्रीज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट अपने को आता है कि जिस भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कैसे सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन? 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, अब ग्रुप कौन से, वो बाद में की बात है। देखो, ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप एक बात जानते होंगे कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी कंपाउंड है, ये अपने स्टेबिलिटी में रहना चाहता है, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी में ये रहना चाहता है। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या हो गया? इस सिस्टम में क्या हो गया? इनमें रिपल्सन हो गया, इनमें रिपल्सन हो गया। इस रिपल्सन की वजह से इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, इंप्रूव इंप्रूव स्टेबिलिटी, इंप्रूव ऑन स्टेबिलिटी, ये अपनी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या होता है? इसमें ये जो जीडेस ग्रुप है, इसको जीडेस मैंने ये बोला कि बीच का ग्रुप है। ठीक है, ये जो मिडिल ग्रुप है, ये जो मिडिल ग्रुप है, ये क्या हो जाता है? इस बेंजीन के, ये जो बेंजीन के प्लेन में है ना, ये जो बेंजीन के प्लेन में ग्रुप है जीडेस, ये क्या हो जाता है? आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। तो जीडेस ग्रुप क्या हो जाता है स्टूडेंट? आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। मतलब किसके आउट ऑफ प्लेन हो जाता है? आउट ऑफ प्लेन इन बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के जो आउट ऑफ प्लेन है उसमें हो जाता है। बेंजीन रिंग के पहले प्लेन में था। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग सीधी बेंजीन रिंग है, उसी पे ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो बीच वाला ग्रुप क्या होता है? ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। प्लेन से क्या हो जाता है? आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। किसकी वजह से? स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी स्पीसीज है, कोई भी कंपाउंड है, अपने स्टेबिलिटी में रहना चाहता है। ठीक है, और ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन इस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और इनकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए ये जो बीच वाला ग्रुप है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ मिडिल ग्रुप है,
ये मिडिल ग्रुप क्या हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनकी इंप्रूव हो जाएगी, स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। ये इसकी थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए कि जी ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूं मिडिल ग्रुप की, मतलब जी डेस ग्रुप की। तो देखो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है कि ये क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना बड़े ग्रुप ही होंगे, छोटे ग्रुप तो होंगे नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि जैसे अपने मतलब छोटे ग्रुप से हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, ठीक है, या फिर CH3 जोड़ दिया जाए, तो बड़े ग्रुप ही होंगे। अब बड़े ग्रुप में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जीडेस, ये हो सकता है अपना COH। अब देखो COOH हो गया, तो इससे बड़े ग्रुप भी होंगे, मतलब क्या हो सकता है, COCl हो सकता है, ठीक है, COOR हो सकता है, CONH2 हो सकता है, ओके, CONHR हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। तो बड़े ग्रुप तो मतलब अपने इस तरह से हो सकते हैं, COBr हो सकता है, COBr हो सकता है, CONR2 हो सकता है। ये आप तो ये ध्यान रखो कि ये ग्रुप है। अब ये ग्रुप है तो इससे बड़े जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई आपको। दूसरा कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, SO3H हो सकता है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड हो सकता है, और हो सकता है नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, एक हो सकता है अपना NME NME2 ग्रुप हो सकता है, ठीक है, NME2 हो गया। तो देखो NME इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, एक हो सकता है N इथाइल ग्रुप, ये भी हो सकता है, या फिर मैं बात करूं NR2, ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे NME2 ग्रुप हो गया, ठीक है, NO2 ग्रुप हो गया, एक SO3H ग्रुप हो गया, और मैं बात करता हूँ आयोडीन, ये भी बिग ग्रुप होगा, और एक इसमें आप ध्यान रखना टर्सरी ब्यूटाइल, एक आप ध्यान रखना मतलब ये वाला ग्रुप होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेडिकल सही है, ठीक है, ये ग्रुप जुड़ा होगा डायरेक्ट रिंग से, इस तरह से जुड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये चीजें अपने हो सकती हैं, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं जीडेस ग्रुप, COH हो गया। अब देखो COH हो गया तो इससे ये सारे बड़े हैं, COCl भी बड़ा है, COR भी बड़ा है, CONH2 भी बड़ा है, CONHR है, CONR2 है, ये सब बड़े हैं। देखो NME2 हो गया तो NME, एक Me की जगह इथाइल हो गया, ये भी इससे बड़ा है, एक N इथाइल ग्रुप हो गया, एक NR2 ग्रुप हो गया, ठीक है। NO2 ग्रुप, SO3H, आयोडीन एंड टर्सरी ब्यूटाइल, ये सारे के सारे ग्रुप कौन से होंगे, मिडिल ग्रुप होंगे, जिसको मैंने लिख रखा है जी डैश ग्रुप होंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी यहीं पे मैं बात कर लेता हूं जी जी ग्रुप की, ओके। देखिए जी ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें एक तो होगा ऑल जी डैश, मतलब सारे जितने भी जी डैश में लिखे हैं वो होंगे। और कौन से हो सकते हैं इसमें, एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, और हो सकता है इसमें ब्रोमीन ग्रुप हो सकते हैं, और इसको बोल सकता हूँ ETC। मतलब सारे के सारे जी डैश होंगे, एल्किल ग्रुप होगा और ब्रोमीन ग्रुप होगा, कौन से, ये जी वाले, ये जो जी वाले बताए मैंने ये वाले, ठीक है। मिडिल वाले अलग बता दिए। अब देखो ये क्यों बताए हैं, अगर ऐसे ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ही उसमें सर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज सर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। सर इफेक्ट का मतलब स्टेरिक रिपल्सन होगा, और स्टेरिक रिपल्सन में क्या होगा, बड़े ग्रुप ही लिए जाएंगे। अब बड़े ग्रुप कौन कौन से हैं ये मैंने आपको इनकी लिख दिया सबके, कि जीडेस कौन से हो सकते हैं, मतलब मिडिल ग्रुप कौन से हो सकते हैं, और जो साइड ग्रुप्स है दोनों वो कौन से हो सकते हैं। अब देखो चलो एक बात बताओ मेरे को, कि मान लो ऐसा ग्रुप अपने पास प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये आ गया, ठीक है, ये बेंजीन है, और इसमें ये आ गया। अब देखो तीनों ये बल्कि ग्रुप है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन एंड 3 पोजीशन। इसको अपन ने कहीं पे भी नहीं लिखा है, मतलब जीडेस में इसको कंसीडर नहीं किया, जीडेस में इसको कंसीडर नहीं किया है,
ठीक है। अच्छा, जी में ये है, जी में एल्किल ग्रुप है, जी में एल्किल ग्रुप, ये तो परसेंट है। लेकिन ये देखो कि ये दोनों बड़े एल्किल ग्रुप है, जी भी एल्किल ग्रुप बड़ा है, मतलब इसको बोलेंगे अपन आइसोप्रोपिल, इसको जी डेस, इसको भी बोलेंगे अपन आइसोप्रोपिल, ठीक है, इसको भी आइसोप्रोपिल बोलेंगे। मतलब ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो क्या होंगे, इसमें भी सर इफेक्ट प्रेजेंट होगा। ये चीज भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको एक एडिशनल बता दिया है, सर इफेक्ट। तो देखो सर इफेक्ट की जो भी मेन मेन बातें थी वो अपन ने कर दी। अब देखो सर इफेक्ट के जो एप्लीकेशंस है, क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे सर इफेक्ट में। होता क्या है, मिडिल ग्रुप है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, केवल आप इतना ध्यान रखना। मिडिल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, COOH इससे सारे बड़े, ठीक है, NMe2 इससे सारे बड़े, एक SO3H, एक NO2 और एक आयोडीन, टर्सरी ब्यूटाइन, ठीक है। जी में कौन से होंगे, ऑल जीडेस ग्रुप होंगे और एक एल्किल ग्रुप और एक ब्रोमीन ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। ये अपने स्टूडेंट यहाँ पे सर इफेक्ट की चर्चा की। आगे देखिए अपन इसका एप्लीकेशंस पढ़ते हैं रीजनिंग के साथ। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस इसलिए लिखे हैं क्योंकि अपने को जो टाइम है वो टाइम अपन मैक्सिमम टाइम अपन इसको सॉल्व करने में या फिर समझाने में लेंगे, नहीं कि इसको लिखने में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है समझते जाइए आप। ये देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इसमें ये बताना कि सर इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है। चलो फर्स्ट अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये जी डेस है, ये तो राइट है, ठीक है। ये एल्किल ग्रुप है, ये भी राइट है, मतलब इसमें सर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, यस, ओके है। दूसरा देखो NH2, ये नहीं लिखा मैंने और ये भी नहीं लिखा है, तो इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। तीसरा देखो NMe2, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे NH2 ग्रुप ये नहीं लिखे हैं क्योंकि जीडेस में मैंने आपको ओनली बताया है एल्किल ग्रुप और जीडेस ग्रुप और ब्रोमीन ग्रुप, तो यहाँ पे भी सर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। थर्ड अपन बात करते हैं, आयोडीन अपनी जगह सही है, ठीक है, ये भी एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है, तो सर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये NH2 ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, ये सही है अपनी जगह, लेकिन जीडेस की जगह NH2 नहीं है, तो इसमें भी सर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। अब लास्ट देखिए SO3H, क्या जीडेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी एल्किल ग्रुप है, मतलब जी भी सही है और जीडेस भी सही है, तो यहाँ पे भी सर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अच्छे से आप इसको देख लीजिए कि कहाँ पे सर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा और कहाँ पे सर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको ग्रुपिंग देखना मतलब बता दिया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकंड देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाते हैं सर इफेक्ट के। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है CI बॉन्ड लेंथ। देखो एक तो ये CI बॉन्ड लेंथ है A और एक CI बॉन्ड लेंथ है B, ये कौन सी ज्यादा होती है, मतलब ये होता है या फिर ये होता है, ये अपने को बताना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सर इफेक्ट की पॉसिबिलिटी बन रही है, चेक करो आप। देखो डीडेस बिल्कुल आयोडीन हो सकता है, जी बिल्कुल नाइट्रो हो सकता है, ये जी है ये भी नाइट्रो हो सकता है, मतलब इसमें सर इफेक्ट लगेगा। और सर इफेक्ट जब लगेगा तो ये जो आयोडीन है, ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन क्या चली जाएगी, आउट ऑफ प्लेन। ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। अब आउट ऑफ प्लेन होगी तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये आयोडीन के जो लोन पेयर्स है, ये आयोडीन की लोन पेयर्स है, अपन इसको लिख सकते हैं नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन हो गया। लेकिन यहाँ के जो लोन पेयर्स हैं, यहाँ के लोन पेयर्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और इन्वॉल्व होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूं पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, समझना इसको। देखो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड,
और ये वाला बॉन्ड सिंगल का सिंगल रहेगा, मतलब किसी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सर इफेक्ट के कारण ये जो मिडिल ग्रुप है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और रेजोनेंस हमेशा प्लेनरिटी में होता है। ये अपन ने कल भी चर्चा की थी। अब देखो जो सिंगल बॉन्ड है, देखो ये बी वाला है, ये सिंगल रहेगा, ए वाला है ये डबल बॉन्ड हो गया। बताइए कौन सा किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, ये बी वाले की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बी वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, सॉरी, ए से, ठीक है। अब आपको जरूरी नहीं है बॉन्ड लेंथ पूछे, आपको क्या पूछ सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी पूछ सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं न्यू से, ठीक है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, जो क्या होती है अपने बॉन्ड ऑर्डर की, अपन इसमें बोल सकते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि ये जितने भी बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा हो जाएगा, ए का ज्यादा हो जाएगा, मतलब ए, बॉन्ड एनर्जी भी वही होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वही होगी, और बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी यही होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना बता रखे हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि बॉन्ड लेंथ ही पूछा जाए, आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा सकता है, बिल्कुल बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा सकता है। और बॉन्ड ऑर्डर से ही आप कहाँ पे जाओगे, आप जाओगे एमओटी पे, बिल्कुल एमओटी पे, अच्छी खासी पढ़ी हुई होती है अपनी, पर एमओटी पे जाओगे तो एमओटी तो यहाँ पे कहीं आसपास ही नहीं नजर आ रही। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है अपने को, यहाँ पे अपने को रेजोनेंस नजर आ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस नजर आ रहा है, एसआईआर सर इफेक्ट नजर आ रहा है। स्टूडेंट एक मिनट थोड़ा सा, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा बी की ज्यादा होगी ए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये बताना है कि पेयर दे रखे हैं, पेयर दे रखे हैं, एक एक पेयर, उसमें बताना है कि मोर बेसिक कौन सा है। देखो फर्स्ट वाले में अपन लेते हैं, ठीक है। चलो बेसिक नेचर यहां से शो करेंगे, ठीक है, साइटोप्रोटोनेशन यही होगा, और इसमें बेसिक नेचर यहां से शो करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 जहां पे भी नजर आए आपको, देखो सर इफेक्ट होगा, बिल्कुल जी डैश ये हो सकता है NME2, मैंने लिखवा रखा है, ये NO2 हो सकता है, ये NO2 हो सकता है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये कैसे हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो जो लॉन पेयर्स है, लॉन पेयर है डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस इसमें ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस वाले से ज्यादा हो जाएगी, इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे देखो ये इन्वॉल्व होंगे, इसकी अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम अवेलेबिलिटी हो जाएगी। एनएमईटी की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी NH2 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर इफेक्ट के कारण ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, और इसका लॉन पेयर है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, इसकी अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो मोर बेसिक होगा। तो यहाँ पे अपन आंसर लिख सकते हैं ये वाला आंसर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें अपने को मोर बेसिक बताना है, इसमें बेसिक नेचर यहाँ पे लोन पेयर, इसमें यहाँ पे लोन पेयर है, मतलब साइटोप्रोटोनेशन ये रहेगा, साइटोप्रोटोनेशन ये रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये रेजोनेंस में जाएगा, ये भी रेजोनेंस में जाएगा। अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट, यहाँ पे सर इफेक्ट लग रहा है, देखो 1 2 3 तीनों पोजीशन पे, ठीक है, सर इफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर इफेक्ट। देखिए तो अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। NO2 ग्रुप मैंने लिखवा रखा है ना, आप ये थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कभी कभार थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल NO2 ग्रुप लिखा रखा है जी डैश में, और जी ग्रुप और जी ग्रुप होंगे ही होंगे अपने। तो देखो ये NO2 है, ये NO2 क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन,
आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। अब आउट ऑफ प्लेन होते ही इसका रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा, मतलब इसका जो माइनस आर होता है वो नहीं लगेगा, ठीक है। और इसका माइनस आर लगेगा, ठीक है। इसका माइनस आर नहीं लगेगा तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई लगेगा। और इसका माइनस आई होता ही है मेटा पोजीशन पे, याद करो आप, रेजोनेंस तो मेटा पे काम ही नहीं करता, इसका भी माइनस आई, ठीक है। तो डोमिनेंट फैक्टर कौन सा इसमें, माइनस आर डोमिनेंट फैक्टर है। अब देखो माइनस वाले बेसिक नेचर को कौन से बढ़ाते हैं, देखो बेसिक नेचर को प्लस आर प्लस एच प्लस आई, फिर सिंपल माइनस आई माइनस एच एंड माइनस आर। माइनस आर ग्रुप तो क्या कर देगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा, तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थर्ड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिक नेचर शो करेगा ये लोन पेयर, यहाँ पे बेसिक नेचर शो करेगा यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। ये सारी इफेक्ट होगा आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। अच्छा, ये लोन पेयर्स इस रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसमें रेजोनेंस नहीं लगेगा, रेजोनेंस नहीं लगेगा। और रेजोनेंस नहीं लगेगा तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सर इफेक्ट लग रहा है जिसकी वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बेसिक नेचर ये वाला हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अपने को फिनोल दे रखे हैं, मतलब एसिड कंपाउंड दे रखे हैं, उनका बेसिक नेचर पूछा है। चलो अपन कर देंगे, इसका अपन एसिडिक नेचर निकाल लेते हैं। देखो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, इसका माइनस आर नहीं लगा, इसका ओनली माइनस आई लगा। इसका कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। इसका भी आयोडीन का भी माइनस आई। इसका कौन सा है, माइनस आर। इसका कौन सा लग जाएगा, प्लस आर। और इसका लग जाएगा प्लस, ठीक है, यही लगेगा। अच्छा, आयोडीन का है तो इसमें देखो माइनस आई लगेगा, इसका माइनस आई। और ये भी हो जाएगा इसका माइनस आई। एबनॉर्मल में देखो आप सीखना कि जब अपन एसिडिक नेचर की चर्चा की थी तो ओनली उसमें जो बेंजोइक एसिड है वो लिया था, ठीक है। और आयोडीन तो देखो, और उसमें भी अपन ने लिया था फ्लोरीन ग्रुप, उसमें भी देखो मैं आपको याद दिलाऊं, फ्लोरीन ग्रुप का प्लस आर ज्यादा होता है माइनस आई से। बाकी क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इन तीनों का माइनस आई डोमिनेंट रहता है प्लस आर से, ठीक है। तो ये भी माइनस आई रहेगा, ये भी माइनस आई रहेगा, ठीक है। अब देखिए कि कौन सा एसिड ज्यादा होगा, एसिड कौन सा ज्यादा हो जाएगा, ये वाला मोर एसिडिक होगा। इसको अपन बोल सकते हैं मोर एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे विड्रोइंग ग्रुप है। ये लीजिए विड्रोइंग ग्रुप, और यहाँ पे देखो दो तो विड्रोइंग ग्रुप है माइनस आई, लेकिन यहाँ पे एक ही माइनस आर नहीं है, तीनों माइनस आई है। इसको मैं लिख सकता हूँ लेस एसिडिक। अब आप बेसिक नेचर बता दो, जो ज्यादा बेसिक होगा उसकी, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो बेस क्या होगा, कम होगा, और जो कम एसिडिक होगा वो ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर अगर मैं देखूं इसकी, तो 1 इज ग्रेटर देन 2। ये लीजिए अपना लास्ट एग्जांपल हो जाएगा सन इफेक्ट पे। अब देखियो स्टूडेंट, मैं कुछ इस तरह की क्वेश्चन लेके आया हूं। अपन ने जितने भी फैक्टर पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हो, हाइपरकॉन्जुगेशन हो, रेजोनेंस हो, ठीक है। और मोस्टली इसमें अपन रेजोनेंस के बाद के जो भी एग्जांपल्स है, जिसमें अपन ने एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, और एक अपन ने मिक्स जो कॉन्जुगेटेड एसिड है या फिर कॉन्जुगेटेड बेस है, और एक मिक्स वाले जो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस है, उनके ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे हैं। इनको मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। देखो किस तरह से अपने को सॉल्व करना है। आज तक की अपनी जो भी जीओसी पढ़ी हुई है, सारी जीओसी काम आएगी। सारे जो भी मैंने आपको बता रखे हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी बता रखी है, जो भी कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, सब इसमें काम आएंगे। देखिए स्टूडेंट, एक मैं आपको एक चीज सिखा दूं, ठीक है। इससे पहले अपने पास स्पेस होगा, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और रिवाइज क्या करवाने वाला हूँ वो देखना। देखिए स्टूडेंट,
अपन बात करते हैं एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, ठीक है। देखो एसिडिक नेचर क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, यही होती है, बिल्कुल है। अब देखो, एक मैं बात करूं कि कोई भी एटम है, जेड एटम है, उस जेड एटम पे प्लस चार्ज है, और एक जेड एटम है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, और एक जेड एटम है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। आप तो मेरे को ये बता दीजिए किसका माइनस आई ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है। किसका माइनस आई ऑर्डर ज्यादा होगा, ये वाला माइनस आई ऑर्डर ज्यादा होगा। अब जिसका माइनस आई ऑर्डर ज्यादा है उस पे चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो उसका माइनस आई ज्यादा होगा, ठीक है। ये माइनस आई मैंने लिख दिया। और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो विड्रॉ कैसे करेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखो, तो जहां पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव आए, देखो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व आउट कराने का एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, कहीं पे भी गलत नहीं होगा। जहां पे भी दो स्पीसीज आ जाए, जैसे मान लो ये स्पीसीज आ गई NH4 प्लस और NH2 माइनस, ये दो आ गए, ठीक है। बहुत काम आएगी ये चीजें आपको। इसका कौन सा मोर एसिडिक है, देखो ऐसा अपन ने किया ही नहीं है, अपना दिमाग ही काम में नहीं लगता है, बिल्कुल अपन प्रोसीजर से चलेंगे। प्रोसीजर से चलो आप, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाएगी, किससे, न्यूट्रल एंड नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। तो एसिडिक में आप क्या ध्यान रखोगे, एसिडिक में आप स्टूडेंट ध्यान रखोगे जेड प्लस की ज्यादा होगी, फिर जेड, और फिर जेड माइनस की। अब बता दो मेरे को बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, बेसिक नेचर प्रोपोर्शनल किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बताओ कि जेड माइनस, ये जेड है और ये जेड प्लस है, ठीक है। किसका रिलीज पावर ज्यादा होगा, ये होगा इसका प्लस आई का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। प्लस आई का ऑर्डर ये होगा, और प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप। तो बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, जिसका नेगेटिव चार्ज है, फिर जिसपे न्यूट्रल उसका कम, और जिसपे पॉजिटिव उसका सबसे कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे। दूसरी बात देखो स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज और बता रखी है कि कोई भी कॉन्जुगेटेड एसिड है, ठीक है, उसकी एसिडिटी, एसिडिक नेचर, कोई भी कॉन्जुगेटेड एसिड उसका एसिडिक नेचर, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस, उसका भी एसिडिक नेचर, उसका भी एसिडिक नेचर सेम होते हैं, उसका भी एसिडिक नेचर सेम होते हैं। मतलब अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, और ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा। बस ये चीज आप ध्यान रखो। दूसरी बात देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कॉन्जुगेटेड बेस है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस है, उसका बेसिक नेचर, उसका बेसिक नेचर, और उसका करस्पॉन्डिंग होना उसी का चाहिए, दूसरे का नहीं, ठीक है। उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड है, उसका भी बेसिक नेचर, ये भी क्या होंगे, सेम सेम चलेंगे, सेम सेम चलेंगे। मतलब अगर ये इंक्रीज है तो ये भी इंक्रीज होगा, और ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बता रखा है, आप देखना कि अपन ने केस किया था फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन, ठीक है, जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में ये वाली चीज अपन ने कवर की थी कि एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स में। देखना, पढ़ना अच्छे से, बाकी मैंने यहाँ पे आपको रिव्यू करवा दिया है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए अब अपन एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब अपने एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। देखो पहले तो देखो ये एसिडिक नेचर अपने को पूछा, ठीक है। देखो ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है, ये कॉन्जुगेटेड एसिड है, ठीक है, चाहे किसका भी हो, ठीक है। और इसको मैं बोल सकता हूं, चलो ये है न्यूट्रल,
न्यूट्रल स्पीसीज, ये है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। आप तो मेरे को ये बताओ कि मोर एसिडिक कौन सा होगा? थर्ड वाला हो जाएगा, बिल्कुल थर्ड वाला हो जाएगा मोर एसिडिक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इस पे। अब अपन बात करते हैं न्यूट्रल की, मतलब फिर फर्स्ट नंबर पे। अब ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब आप चेक कर लो इसका इंडक्टिव इफेक्ट, देखो क्लोराइड ग्रुप पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा और इस पे CH3CH2 प्लस आई इफेक्ट लगेगा। इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर में, आज ही बताया मैंने, अभी भी आपको रिव्यू कराया। तो 4 नंबर फिर सेकंड नंबर, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है, मिक्स करके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि CSI इतना हल्का पेपर तो नहीं बनाता कि अपने को मतलब पेन चलाते ही क्वेश्चन हो जाए। हाँ, पेन जरूर चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके साथ दिमाग भी चलाना पड़ेगा। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये देखो स्टूडेंट, अपने को बेसिक नेचर का क्वेश्चन दिया गया। ये देखो क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड, ये कॉन्जुगेटेड एसिड, ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड है, और ये एमाइड है। चलो एमाइड की चर्चा तो अपन बाद में कर ही लेंगे, ठीक है, सबके साथ इसकी चर्चा कर लेंगे अपन। चलिए देखो तो, चलो एक बात बताओ मेरे को, आज ही क्लास में मैंने आपको बताया कि कॉन्जुगेटेड एसिड, उसकी बेसिक नेचर और उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस की बेसिक नेचर क्या सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी। तो आप इनको कॉन्जुगेटेड बेस में चेंज कर लो ना, बिल्कुल इनको किस में चेंज कर लेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखना कैसे करेंगे। एन और यहाँ पे एक एच आ जाएगा और ये हो जाएगा, ये लोन पे हो जाएगा, ओके है। इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या बना देंगे अपन? ये नाइट्रोजन, ये वाला, ठीक है। इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे, ये NH, ये कॉन्जुगेटेड बेस, और इसका भी कॉन्जुगेटेड बेस बना दो आप, ये NH2 हो गया, ठीक है। सबके अपन ने क्या बना दिए हैं? कॉन्जुगेटेड बेस बना दिए हैं, ठीक है। याद करो आप, कॉन्जुगेटेड एसिड में एक H ज्यादा, कॉन्जुगेटेड बेस में एक H कम। अब इनका तो अपन करके आएंगे लास्ट क्लास में, और लास्ट अपना क्या है? ये है ही अपना, ठीक है, ये लीजिए अपना। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात बताई थी साइटोप्रोटोनेशन जब पढ़ा था, तब मैंने आपको ये बोला था कि जो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो भी लोन पेयर्स होते हैं एमाइड में, देखो एमाइड में प्रोटोनेशन साइड ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और प्रोटोनेशन साइड अपन ने ये माना था कि प्रोटोनेशन साइड ये होगी, ठीक है। अब देखो अगर प्रोटोनेशन साइड ये होगी तो क्या होगा? ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, और इसमें प्रोटोनेशन साइड ये है, यहाँ पे प्रोटोनेशन साइड ये है। तो कौन सी प्रोटोनेशन साइड, कौन सी ज्यादा अवेलेबल करवाएगी लोन पेयर को? नाइट्रोजन वाली करवाएगी। तो मैंने आपको स्टेटमेंट तब भी बोला था कि एमाइड की बेसिक नेचर हमेशा हमेशा नाइट्रोजन कंटेनिंग, जिसमें केवल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, और उससे क्या होगी? कम होगी। तो आप सबसे पहले तो आप ये लिख दो 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर लिख दिया अपन ने। अब देखिए स्टूडेंट, चर्चा कीजिए कि अपन बात करते हैं, देखो ये भी डिलोकलाइजेशन में जाएगा, ये भी डिलोकलाइजेशन होगा, इसका भी डिलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। अच्छा, डिलोकलाइजेशन एक तो इसका नहीं होगा। देखो डिलोकलाइजेशन जिसका हो रहा है ना, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, और अवेलेबिलिटी कम हो रही है तो उसकी बेसिक नेचर कम हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों की बेसिक नेचर ज्यादा होगी, इन दोनों से, फर्स्ट एंड फोर्थ से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इस पे भी लोन पेयर है, डिलोकलाइजेशन नहीं हो रही, और यहाँ पे भी लोन पेयर है, डिलोकलाइजेशन नहीं हो रही। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है, ये कौन सा है? इस पे कौन से कार्बन जुड़े हुए हैं? इस पे जुड़े हुए हैं अपने sp2 कार्बन, और यहाँ पे कौन से कार्बन जुड़े हुए हैं? यहाँ पे जुड़े हुए हैं दोनों तरफ sp3 ठीक है। इसके इधर भी sp2 और इधर भी sp2। आप मेरे को एक बात बताओ, अभी आपने इतनी चीजें सीखी हैं, इतना अपन ने जीओसी में पढ़ा है, अपन रेजोनेंस भी कंप्लीट कर लिया है। आप तो केवल ये बता दो कि कौन रिलीज ग्रुप ज्यादा होता है, sp3 होता है या sp2 होता है, ठीक है। आप sp3 होता है, क्यों होता है उसका रीजन आपको ढूंढना, क्यों होता है उसका रीजन आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ये सब चीजें कवर करवा दी है, ठीक है। sp3 ज्यादा होता है रिलीज पावर, तो अपन क्या कर सकते हैं?
इन दोनों में क्या कर लेंगे फिर अपना, थर्ड नंबर हो जाएगा, फिर 2 नंबर हो जाएगा। अब किसकी बारी है, फर्स्ट एंड फोर्थ की बारी। ये अपन ने कर लिया, ये भी अपन ने कर लिया, फर्स्ट एंड फोर्थ की बारी है। देखो ये भी डिलोकलाइज्ड होगा, पाइरोल एंड एनिलीन। याद करो मैंने आपको पाइरोल वर्सेज एनिलीन की बेसिक नेचर कंपेरिजन करना सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था। तो क्या होगा, रीजन मैंने ये बताया था कि इसमें जो लॉन पेयर्स है 4 एटम पे जाएगा, और इसका जो लॉन पेयर्स है 3 एटम पे जाएगा। तो किस पे ज्यादा बीजी है, इस पे ज्यादा बीजी है इसके कंपेरिजन में। तो अवेलेबल कौन सा होगा, ये जो एलिलीन का जो लोन पेयर्स है ये क्या हो जाएगा, इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं फिर फोर्थ एंड फर्स्ट। देखो ये अपने को किसके ऑर्डर मिल गए, कॉन्जुगेटेड बेस की बेसिक नेचर के मिल गए। तो देखो ये जो कॉन्जुगेटेड एसिड है इसके भी यही होंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, लिख दूं मैं 3, 2, 4, 1 एंड 5। समझ रहे हैं इसको ध्यान से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और रिपीट भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। चलिए अपन बेसिक नेचर अब इनका निकालते हैं। चलो तो ये सारे कॉन्जुगेटेड एसिड दे रखे हैं अपने को, सारे कॉन्जुगेटेड एसिड दे दिए, तो इनके कॉन्जुगेटेड बेस बना लो आप। तो NH2 ये हो जाएगा अपना डबल बॉन्ड NH, ये हो जाएगा NH2, यही होगा स्टूडेंट। इसका क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड NH, और ये हो जाएगा NH2। इसका हो जाएगा CH3O डबल बॉन्ड NH, और ये हो जाएगा NH2। ये मैंने क्या बना लिए, ये यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड थे और ये सबके कॉन्जुगेटेड बेस बना दिए, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड बेस की जो बेसिक नेचर है वो अपने को आती है, बिल्कुल आती है। अपन ने ये एग्जांपल कर रखा है, केवल जो पूछा है CSR ने वो थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ लिया। देखो तो अवेलेबिलिटी यहाँ की होगी, यहाँ होगी, इसमें यहाँ होगी, ठीक है। अगर ये लोन पेयर देगा, लोन पेयर अवेलेबल करवाएगा, लोन पेयर अवेलेबल कराएगा, तो साइड फैक्टर देखिए NH2, इसका कौन सा लगेगा यहाँ पे, प्लस R। इसका भी कौन सा लगेगा, प्लस R। इसका कौन सा लगेगा, प्लस H लग जाएगा, और यहाँ पे इसका लगेगा प्लस R। इसका लगेगा प्लस R, और ये भी हो जाएगा प्लस R। देखो बेसिक नेचर को कौन से बढ़ाते हैं, प्लस R ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद में प्लस H, फिर प्लस I, ठीक है। अब देखो तो सबसे बेसिक नेचर सबसे कम तो जाएगी थर्ड वाले की, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि थर्ड जो सेकंड वाला है इसकी तो सबसे कम हो जाएगी। अब फर्स्ट एंड थर्ड की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो R है NH2 का है, और यहाँ पे R है OCH3 का। इसका R ज्यादा होता है, इसका R ज्यादा होता है। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो R ग्रुप है वो किसका ज्यादा हो जाएगा, NH2 का। और ये आप नोट करना, मैंने आपको रेजोनेंस में करवा रखा है, ठीक है। NH2 का R ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन कर देंगे फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर 2। ये अपन ने निकाल लिया कॉन्जुगेटेड बेस की बेसिक नेचर। तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड है, इनकी भी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, मतलब इनकी भी बेसिक नेचर सेम यही ऑर्डर होगा, मतलब ये हो जाएगा 1, 3 एंड 2, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये लीजिए बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताते हैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। बता दीजिए कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बिल्कुल सिंपल हो गया अपने लिए ये, ठीक है। जो आज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, आप 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं अपन, 4-5 क्वेश्चन और रहेंगे अपने। एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछे, देखो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। आप बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल, फिर नेगेटिव। तो क्या कर देंगे,
सबसे पहले 4 नंबर ये हो जाएगा। फिर देखो न्यूट्रल, न्यूट्रल दो है, एक तो न्यूट्रल ये है, एक न्यूट्रल ये है। अब एक बात बताओ, एसिड और एक फिनोल है, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? एसिड वाला होगा, ठीक है। कॉमन ऑर्डर लिखवा रखा, चेक करना, 3 2। अब देखो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कौन सा होगा? ये फिनोल से बना हुआ है, फिनोल का कॉन्जुगेटेड बेस है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर फिर 5 नंबर। बिल्कुल इजी हो गया अपने लिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट की चर्चा करें। यहाँ पे पूछ लिया अपने को बेसिक नेचर, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब आप मेरे को बताओ कि जो थर्ड नंबर है पॉजिटिव, क्या उसकी बेसिक नेचर सबसे कम हो जाएगी? ठीक है, सबसे ज्यादा तो इनकी और इन दोनों की होगी। अब इन दोनों में बता दो आप, इन दोनों में बता दो। देखो ये लोन पेयर है, ये यहाँ पे डिलोकेलाइज्ड होगा, ठीक है, और ये यहाँ पे डिलोकेलाइज्ड नहीं होगा, और डिलोकेलाइज्ड नहीं होगा तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये डिलोकेलाइज्ड है, डिलोकेलाइज्ड है, और ये नॉन डिलोकेलाइज्ड है। तो सेकंड नंबर हो जाएगा और फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब बात आती है अपनी कौन सी? ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल। एमाइड तो क्या होता है? इन दोनों में कम ही होगा, ठीक है। क्या होगा कम भी? फिर 4th नंबर और फिर 5 नंबर। ये लीजिए स्टूडेंट, अपन ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़े। एसिडिक नेचर अपने अपने से पूछे, ठीक है। देखो ये है अपना न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और लास्ट मैंने जो लिख रखा है ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लूं ताकि बार बार अपने को ये हिलाना नहीं पड़े। ये लास्ट वाला मैंने यहाँ पे लिख लिया, पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एग्जांपल्स है इसमें। एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा होगी? पॉजिटिव की, फिर न्यूट्रल, फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या है? केवल इसमें एक अपना यही है, मतलब 7 नंबर हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। कर लोगे आराम से। अब देखो न्यूट्रल की बात करते हैं, तो न्यूट्रल कौन कौन से हैं? एक तो ये न्यूट्रल है, एक 4th नंबर न्यूट्रल है, 5 है एंड 6 है। चलिए अपन इसमें करते हैं। देखो फिनोल है, ये जो फिनोल है, और यहाँ पे ये एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनोल की तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिटी कम ही होगी हमेशा। तो 7 के बाद में इन तीनों का, इन तीनों से फर्स्ट, 4th एंड जो 6 है, इसमें 6 हो जाएगा फिनोल की। इससे जो ऊपर आएंगे वो कौन से आ जाएंगे? फर्स्ट, 4 एंड 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें एक Cl ग्रुप है, इसमें 3 Cl ग्रुप है, और इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे -I ज्यादा, यहाँ पे -I कम इससे, और यहाँ पे तो -I है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज तो एक सेकंड नंबर है और एक अपना थर्ड नंबर है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज सेकंड और थर्ड नंबर है। तो यहाँ पे ये तो किसका बेस है? इस कॉन्जुगेटेड एसिड का बेस है। और ये किसका है? ये फिनोल का है। तो फिनोल में से, एसिड में से कौन सा एसिड ज्यादा होगा? सेकंड एंड थर्ड। देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर दिया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये अपना न्यूट्रल है, ठीक है। तो बेसिक नेचर क्या होती है? नेगेटिव चार्ज की ज्यादा, फिर न्यूट्रल की, फिर पॉजिटिव चार्ज की। ये इनका ऑर्डर रहता है जो आज की क्लास में अपन ने सीखा। तो सबसे ज्यादा हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, ओनली एक में ही है, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन निपटाते हैं किसको? न्यूट्रल वाले को। तो न्यूट्रल 4th नंबर, 5 नंबर एंड 7 नंबर।
चलिए देखो, इनमें ये एमाइड है, इन दोनों की ज्यादा होगी इससे, मतलब 5 वाले की। अब इसकी और इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखो लोन पेयर्स है और ये भी लोन पेयर्स है। ये लोन पेयर्स किससे जुड़े हुए हैं? ये लोन पेयर किससे जुड़े हुए हैं? sp2 से जुड़े हुए हैं। और ये लोन पेयर sp3 से जुड़े हुए हैं। बता दीजिए आप कौन सा होगा? 7 नंबर, फिर हो जाएगा 4 नंबर, और फिर हो जाएगा एमाइड हो जाएगा, ये 5 नंबर आ गया। अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव वाले की। तो पॉजिटिव एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इन तीनों में देखिए अपन किसकी होगी। देखो यहाँ पे इनका जब अपन बेस बनाते हैं तो इसका बेस क्या होगा? इसका बेस ये हो जाएगा। इसका बेस क्या होगा? इसका बेस ये हो जाएगा। और इसका बेस क्या होगा? इसका बेस हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। कौन सा ज्यादा मोर बेसिक है? तो मोर बेसिक अपने को ये दिख रहा है। ठीक है, मतलब हो जाएगा अपना 3rd नंबर। फिर इसकी कंपैरिजन अपन ने काफी बार करनी है, तो कौन सा हो जाएगा अपना? ये वाला हो जाएगा 2nd नंबर, और फिर हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखो, अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। देखिए यहाँ पे किसी पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा अपने को। तो चलिए अपन, अच्छा एक चीज यहाँ पे स्ट्राइक कर रही होगी आपके। देखो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ये अवेलेबल होगा, मतलब साइट कौन सी होगी? ये होगी साइट ऑफ प्रोटोनेशन की बात करें अपन। और यहाँ पे साइट कौन सी होगी? देखो मैंने आपको ये बता रखी है, याद करो साइट को मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आएंगे, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वही अपने लिए क्या होगा? प्रोटोनेशन साइट होगा। देखो यहाँ पे CONH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड से ये जुड़ रहा, ये हो जाएगा। और इसमें भी देखो नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड ये रहा, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड ये रहा। इसमें दोनों तरफ सिंगल सिंगल है, ये भी सिंगल सिंगल है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे एक ही लोन पेयर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये भी रखा, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। तो सबसे कम तो कौन सा होगा? ये तो आपको नजर आ रहा होगा, सबसे कम कौन सा हो जाएगा इसमें? 1st नंबर हो जाएगा सबसे। ठीक है, इन दोनों की जब अपन चर्चा करते हैं, चलिए स्टूडेंट इनको मैं समझाता हूं आपको। ये लीजिए, देखो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। चलो मैं प्रोटोनेशन करके आपको बता दूं। ये नाइट्रोजन प्रोटोनेशन होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये लोन पेयर है, ये लीजिए इसका प्रोटोनेशन करवाता हूं तो ये बन जाएगा NH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और बाकी ये लीजिए H। ठीक है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा वो अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर्स बिल्कुल स्टेबल करेगा। अच्छा ये इधर भी जा सकता है। इसमें देखो आप, ये पहले तो एक रेजोनेंस स्टेबल कर रहा है। ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबल कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। फिर देखो ये जो लोन पेयर है ये भी स्टेबल कर रहा है, तो रेजोनेंस किसमें ज्यादा होगा? रेजोनेंस इसमें ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो अगर कॉन्जुगेटेड एसिड ज्यादा स्टेबल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस है, उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा? 3rd नंबर, फिर हो जाएगा 2 नंबर। ये लीजिए स्टूडेंट अपन ने जितने भी कॉन्सेप्ट आज तक पढ़े थे, ठीक है, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट में देखा हो अपन ने, हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा हो, रेजोनेंस में देखा हो, सबके बेस जो भी क्वेश्चन CSR ने पूछा है वो मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवाया है। बिल्कुल इजी एकदम बना के सोल्व करवाया है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे जो पर्सनल मोबाइल नंबर है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9664284391। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे आप जो भी डाउट्स है बिल्कुल आपको आप पूछ सकते हो कि ये जो डाउट है ये समझ में नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन इसका दिया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास केवल यहीं तक अपन रखेंगे। थैंक यू सो मच।